यहाँ पर जो आप लैंग्वेज देखोगे इसका वर्णविक से कोई लेना देना नहीं है और आपको लगता है कि सर ने जो पढ़ाया था उसमें से प्रश्न नहीं आए, तो यहाँ पर आप सरासर गलत हैं। नमस्कार, बीए तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर ज्योग्राफी के। काफ़ी टाइम से आपको इंतज़ार था कि ज्योग्राफी के मॉडल पेपर नहीं आ रहे हैं, तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम आया तो आपके लिए हाजिर है मॉडल पेपर। अब ध्यान दीजिएगा कि वैसे तो मैंने पिछली वीडियो को स्पेशल वीडियो बना करके आपको समझाया था कि आपने किस प्रकार से कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करना है, इसीलिए आज की क्लास के अंदर हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे और जो विद्यार्थी पहले से पढ़ चुका है पूरे मैटर को वो अच्छे तरीके से समझ सकता है और जो नहीं पढ़ा है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा मॉडल पेपर है वो किस प्रकार का है और कैसे प्रश्न जो है हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ पे मैंने प्रश्न जो यहाँ पे रखे हैं, अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है आपके पास में 10 प्रश्न आएंगे जो एक नंबर के होंगे। तो ठीक है, अभी अगर आप उसको करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर आप उस पर फिलहाल नहीं ध्यान देना चाहते तो आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो हम उसके निबंधात्मक प्रश्न में उसको कवर कर सकते हैं। तो प्रश्न है जैसे आर्थिक क्रियाएं, तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जिनको करने से व्यक्ति अपनी द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब द्वितीयक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। अगर इसके अलावा यदि हमें कोई आवश्यकता है और द्वितीय आवश्यकता के लिए यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसे कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं? तो प्राथमिक व्यवसाय जो कि कच्चे माल पर जो कि प्रकृति पर आधारित होते हैं, जो नेचुरल सिस्टम होता है हमारा, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। अब नेचुरल से प्राप्त हमें क्या होगा कि यदि हम बात करें कि हमें पेड़ों से क्या मिल रहा है, भी फल फूल मिल रहे हैं, तो फल फूल इकट्ठे करना ये प्राथमिक व्यवसाय है। लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि करना, आखेट करना, ठीक है, खनन करना, ये सब क्या है? प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। अब जैसे कृषि में हमने गेहूं की उपज को लिया और गेहूं की उपज को हम ले जाकर के आटा चक्की से आटा उसको पिसवा लिया, तो जो आटा चक्की है ना वो एक द्वितीय व्यवसाय है, जबकि कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। इस प्रकार से समझिएगा। क्रमबद्ध उपागम क्या होता है? देखिए, एक होता है हमारे पास में क्रमबद्ध उपागम और एक होता है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम का मतलब होता है कि एक प्रदेश के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं या कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं उनका अध्ययन करना। एक प्रदेश के अंदर कृषि भी की जा रही है, उद्योग भी स्थापित किए जा रहे हैं और परिवहन भी हो रहा है। यदि हम तीनों को पढ़ेंगे तो वो प्रादेशिक अध्ययन कहलाएगा। और यदि मैं पढ़ूंगा कि इस प्रदेश के अंदर कृषि किस प्रकार की है, बी प्रदेश में कृषि कैसी है, सी प्रदेश में कृषि कैसी है, यदि हम अलग अलग क्षेत्र में एक ही व्यवसाय का अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्रमबद्ध उपागम कहेंगे। क्लियर है? संसाधन किसे कहते हैं? एक ऐसा साधन जो हमारे काम आता है, यानी कि मनुष्य के काम आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है। ठीक है। अब यदि ये आपके किसी काम का नहीं है तो फिर आपके लिए एक संसाधन नहीं है, लेकिन मैं इसके द्वारा यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। आप मेरे से मुझे देख रहे हो, किसके माध्यम से? इस मोबाइल के माध्यम से देख रहे हो, तो ये क्या है? ये आपके लिए एक संसाधन है। स्टेपीज क्या है? स्टेपीज जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं जो कि यूरोप और एशिया के अंदर पाए जाते हैं। ग्रांड बैंक यह मत्स्य पालन का सबसे बड़ा केंद्र है। मत्स्य पालन का सबसे बड़ा केंद्र है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? ट्रक फार्मिंग ऐसे सब्जियां, जैसे जो सब्जियां होती हैं, जो कि ऐसी वस्तु जो दैनिक उपभोग की होती है, उसे हम ट्रक फार्मिंग में लेते हैं। अब
कौन सी दैनिक उपभोग की होती है? जैसे साग सब्जियां होती हैं, फल फ्रूट होते हैं, कि अगर आज के आज मंडी में नहीं पहुंचे तो कल तक इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि कल तक ये खराब हो जाएंगी तो ये नष्ट हो जाएंगी। तो इन्हें ट्रक के माध्यम से बहुत जल्दी पहुंचाया जाता है, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है लदांग। लदांग क्या है? तो लदांग एक स्थानांतरित कृषि है। तो लदांग स्थानांतरित कृषि है जो कि मैक्सिको के अंदर की जाती है। लदांग कहाँ पे की जाती है? मैक्सिको के अंदर। मिलप्पा मैक्सिको के अंदर है। और इसी तरीके से इसका अपन पूरा इंडेक्स देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। लदांग, सॉरी लदांग मैक्सिको में नहीं है, लदांग। अब इसके बाद में देखिए दूसरी है हमारे पास में चीनी का कटोरा। तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। मैग्नीज, तो मैग्नीज उत्पादन के यहाँ पे आप 4-5 देशों के नाम लिख सकते हो या कोई स्थान का नाम लिख सकते हो। तो ये है। अब मैंने यहाँ पे 20 प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके लिए, और इसमें से 10 प्रश्न जो है फिक्स है आपके लिए, जो आपको आएंगे। आपको 10 में से 10 करने हैं और थोड़ा सटीक से अच्छे तरीके से करना है। डेट्रॉइट क्या है? तो डेट्रॉइट जो है एक ऑटोमोबाइल जो है कंपनियों का एक हब बन चुका है। वहाँ पे यूएसए के अंदर एक क्षेत्र है जहाँ पे ऑटोमोबाइल का कारखाने लगे हुए हैं, डेट्रॉइट। ईंधन खनिज किसे कहते हैं? तो ईंधन खनिज जो होते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये ईंधन खनिज होते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका। ओसाका जो है इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। महान झील क्षेत्र क्या है? ये यूएसए का एक औद्योगिक पेटी है, औद्योगिक क्षेत्र है। सबसे जो बड़ा इसका औद्योगिक क्षेत्र है ना, वो महान झील क्षेत्र है। ये ध्यान रखना। अब पिछली बार ये प्रश्न आ चुका है कि यूएसए के महान झील क्षेत्र का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका वर्णन कीजिए। अब आता है यहाँ रूर बेसिन क्या है? तो रूर बेसिन जो है ये कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और वहाँ लौह इस्पात उद्योग के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये जर्मनी के अंदर स्थित है। स्वेज नहर, तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जिससे पश्चिमी यूरोपीय देशों का भारतीय यानी कि एशियाई देशों के साथ में संपर्क स्थापित होता है। फिर आता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पर है भाई? रूस के अंदर है। तो रूस में स्थित यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ओपेक, अब ये ओपेक क्या है? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका नाम क्या आएगा? फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जा रही है आपसे, तो इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है। क्यों इसकी स्थापना की गई थी वो बड़े प्रश्नों में आ जाएगा, तो उनको आगे देखेंगे। सेज क्या है? तो सेज है भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित, जो कि भारत के द्वारा एक क्षेत्र स्थापित किया गया जहां पर लोग विदेशी मुद्रा को हम आकर्षित, विदेशी उद्योगपतियों को हम आकर्षित कर सकें, उसके लिए सेज बनाए गए थे। ठीक है। फेरी पतन किसे कहते हैं? फेरी पतन ऐसा पतन जहां पर रोजाना प्रतिदिन माल का आवक और जावक होती है, माल आता जाता रहता है, उसे फेरी पतन कहते हैं। कई बार ऐसे पतन जो होते हैं, जैसे मान लो कि लंदन और यानी कि अपने ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो इंग्लिश चैनल है, अब इंग्लैंड से आने वाले जो लोग हैं, जो दैनिक दिनचर्या के लिए आते हैं, तो वो आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते जाते हैं, एक तरह का बस स्टॉप की बात होगी, तो उसे फेरी पतन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर फेरियाँ लगती हैं। अब आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। तो लघुत्रात्मक प्रश्न जो हमारे पास में रहेंगे, ये 10 प्रश्न होंगे। तो 10 में से आपको कितने करने होंगे भी? 10 में से आपको 5 प्रश्न करने होंगे। 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 7 अंक का रहेगा। 35 नंबर आपको यहाँ पे इसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है, 10 आपको वहाँ मिले, 35 यहाँ मिलेंगे, 45 और 30 नंबर का होगा निबंधात्मक। तो ये बन गया 75। तो हमारा जो एग्जाम होगा ज्योग्राफी का, वो 75 नंबर का ही होगा। ठीक है। अब देखिए, आर्थिक भूगोल के उपागम की विशेषताएं, विश्व में मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र, संसाधन संरक्षण के उपाय, घुमक्कड़ एवं स्थायी पशुचारण में अंतर, मक्का फसल के लिए जलवायु की विशेषताएं, कोयला उत्पादन के वितरण क्षेत्र, लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र, जल विद्युत शक्ति की विशेषताएं, कैसे इसको बनाया जाता है, प्रमुख रेल मार्गों के नाम, विश्व के अंदर जो भी रेल मार्ग हैं उनके नाम और वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, और भारत की
विदेश नीति या व्यापार नीति। ये प्रश्न है हमारे पास में लघुत्तरात्मक। अब इन प्रश्नों में हमें लिखना क्या है, तो देखिए ज़रा इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने वैसे तो आपके लिए पूरा का पूरा नोट्स का सेटअप यहाँ पे मैंने कर दिया है कि पूरे नोट्स आपके बना दिए गए हैं। ये फर्स्ट यूनिट है। सबसे पहले अपन इसमें देख सकते हैं कि आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं और आर्थिक भूगोल किसकी शाखा है। तो पहले भूगोल था, भूगोल के अंदर एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। मानव भूगोल जैसे ही अलग हुआ तो भौतिक भूगोल भी अलग बन गया, दो शाखाएं बन गई। तो आर्थिक भूगोल जो है ना वो मानव भूगोल की एक शाखा है। क्लियर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद में कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या होती है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन करने वाला विज्ञान आर्थिक भूगोल कहलाता है। अब इसमें यहाँ पे आर्थिक भूगोल की परिभाषा आ गई, जिसमें कुछ भूगोलवेता है जिनकी परिभाषा है। हंटिंगटन की परिभाषा यहाँ पे आप देख लीजिए। मानव व्यवसाय, मानव दक्षता तथा मानव की आवश्यकताओं के अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर कि आर्थिक क्रियाएं जो की जा रही हैं, अब वो आर्थिक क्रियाएं किसके द्वारा की जा रही हैं, मानव के द्वारा। तो हम उन आर्थिक क्रियाओं को क्या कहते हैं, मानव के व्यवसाय। तो मानव व्यवसाय मानव की दक्षता के अनुसार होंगे और मानव की आवश्यकता के अनुसार किए जाएंगे। तो अब मानव का जो व्यवसाय है, उसकी जो दक्षता है, उसका जो आवश्यकता है, उस पर भौगोलिक प्रभाव पड़ेगा। तो भौगोलिक प्रभाव पड़ेगा तो फिर इस पूरे सिस्टम को हम एक वैज्ञानिक रूप से समझेंगे। तो ये किसमें समझेंगे, आर्थिक भूगोल के अंदर समझेंगे। ठीक है। आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या है। तो आर्थिक भूगोल की प्रकृति देखो, जैसे हम जो बात, जैसे एक प्रकृति होती है प्रत्येक विषय की, जैसे इतिहास की प्रकृति क्या है, इतिहास की प्रकृति होती है कब। एक शब्द आता है कब, यानी आपने कहा हल्दी घाटी युद्ध हुआ, तो हल्दी घाटी युद्ध हुआ, कब हुआ। अब ये बात, इसका आंसर कौन देगा, इतिहास देगा। कैसे हुआ, इसका आंसर देगी राजनीति विज्ञान। और कहाँ पर हुआ, कहाँ पर, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये किसका चला गया, राजनीति विज्ञान का। और कहाँ पर हुआ, ये आ गई एक ज्योग्राफिकल एरिया आ गया, तो यानी इसका आंसर देगी कौन, ज्योग्राफी देगी। ठीक है। इस प्रकार से एक अलग अलग प्रकृति होती है। तो आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या है, तो हम देखते हैं कि भूतल पर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन, अब ये संसाधन क्या होते हैं आगे देखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का कहाँ पर प्रयोग हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब तक इसका उपयोग किया जाएगा या कब से इसका उपयोग हो रहा है, ये इसकी प्रकृति है आर्थिक भूगोल की। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि कोयले का उत्पादन किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, तो इसका उत्तर इतिहास में नहीं जाएगा, इसका उत्तर ज्योग्राफी में भी नहीं जाएगा, इसका उत्तर ज्योग्राफी के एक पोर्शन में जाएगा, कहाँ पर, आर्थिक भूगोल के अंदर जाएगा। ठीक है। तो कोयले का हम उत्पादन कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, तो कहाँ शब्द तो ज्योग्राफी का है ही, और हम इसको क्यों कर रहे हैं, तो हम एनर्जी उत्पादन करने के लिए कर रहे हैं, तो ये भी एक क्रिया होगी। तो क्रिया होगी तो आर्थिक भूगोल के अंदर आएगी। और हम इसको कब तक कर सकते हैं, तो ये सब बातें जो होती हैं वो आर्थिक भूगोल की एक प्रकृति होती है। इन आदि प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का मूल मंत्र है। आर्थिक भूगोल मानव द्वारा भूतल के प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन, वापस से वही बात आ गई कि आर्थिक भूगोल क्या है, मानव द्वारा भूतल के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करना, उनका परिवहन करना और उनका उपभोग करना, यही इसकी प्रकृति है। मतलब पहले आपने फसल को बोया, उसको काटा, काटने के बाद में उसको पिसाई की, पिसाई करने के बाद में उसको खाया, बस दैट्स ऑल, बात खत्म होगी। तो ये पूरा सर्कल जो था ये आर्थिक भूगोल है। ठीक है। इस प्रकार से तो उसके उत्पादन, परिवहन, उसके वितरण और अंत में उसका उपभोग हो जाएगा, तो ये इसका खत्म। सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। आवश्यकताएं देख लीजिए। एक जीविकोपार्जन की आवश्यकता होती है और एक धनोपार्जन की आवश्यकता होती है। भूख लगी है, पेड़ से फल तोड़कर खाया, ये जीविकोपार्जन है।
और फल तोड़कर उसको इकट्ठा किया, फिर उसको बेचा, ये आर्थिक क्रिया है। तो यही आर्थिक क्रिया का एक साधारण सा क्या हो गया, एक डेफिनेशन होगी कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। धनोपार्जन की आवश्यकता को देखते हुए या धनोपार्जन के लिए किया गया कार्य, किया गई क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आवश्यकताएं होगी। अब आते हैं आर्थिक भूगोल की उपागम या फिर विधियां कि इसकी विधियां क्या है इसको पढ़ने की। तो पढ़ने की एक विधि होती है क्रमबद्ध, एक होता है क्रमबद्ध उपागम, यानी कि हम इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होता है प्रादेशिक उपागम, एक होता है वस्तुगत उपागम और एक होता है हमारे पास में सैद्धांतिक उपागम, जिसमें हम सिद्धांतों की चर्चा करते हैं कि किस सिद्धांत के द्वारा हम आर्थिक भूगोल को समझें। जैसे वॉन थ्यूनेन का एक सिद्धांत है कृषि से संबंधित और एक वेबर का सिद्धांत है उद्योग अवस्थिति से संबंधित। ये दो सिद्धांत हैं। अगर हम उद्योगों को समझना चाहते हैं तो हम वेबर के सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो ये एक सैद्धांतिक उपागम हो जाएगा, जिससे हमें आर्थिक क्रियाएं करनी और आसान हो जाएंगी। तो ये उसके उपागम होते हैं। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, तो ये इसका विषय क्षेत्र है कि प्रथम विचारधारा क्या कहती है, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं और उसके जीविकोपार्जन के साधन का अध्ययन करता है। पहली विचारधारा इसकी ये है। दूसरी विचारधारा क्या है, यह मानव के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है जिसका उसके जीवन और कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये इसकी दूसरी विचारधारा होगी। तो इस प्रकार से इसकी तीन विचारधाराएं हैं, जिसमें हम उसके बाद में और डीप चले जाएंगे। पहले हमने सिर्फ जीविकोपार्जन की बात की, फिर हम और आगे चले गए तो हमने उसके धनोपार्जन की बात की। अब धनोपार्जन में क्या क्या होगा, वाणिज्य होगा, व्यवसाय होगा, परिवहन होगा, ये सब इसके भाग होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती हैं आर्थिक क्रियाएं, जिसे हम व्यवसाय कहते हैं। 5 व्यवसाय होते हैं जो कि किसके द्वारा विभाजित किए गए थे, टूमेन और अलेक्जेंडर के द्वारा। ये किसके आधार पर बांटे गए थे, पूंजी उत्पादन के आधार पर, कि सबसे ज़्यादा पूंजी कहाँ पैदा होती है। सबसे ज़्यादा पूंजी होती है पंचम व्यवसाय के अंदर, और सबसे कम पूंजी कहाँ मिलती है, प्राथमिक व्यवसाय में। जबकि सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ रहता है, प्राथमिक व्यवसाय में। रिस्क ज़्यादा है, पूंजी कम है। फिर उसके बाद में रिस्क घटता जाएगा, पूंजी बढ़ती जाएगी। सीधी सी बात है कि कॉलेज के अंदर एक पियोन है जो सफाई करता है, तो वो पूरा दिन भर सफाई करता है, पूरी मेहनत करता है, तो जाकर उसको पैसा मिलता है बहुत कम। तो ये हो गया प्रथम व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय में हम ले लेते हैं कि एक 3rd ग्रेड टीचर है, तो वो टीचर पढ़ाता है, छोटे बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ा करके चला जाता है, तो उसको जो सैलरी मिलती है उससे पियोन से ज़्यादा मिलती है। तो क्या हो गया, और रिस्क भी कम हो गया, मेहनत कम होगी। 2nd ग्रेड टीचर को और मेहनत कम हुई, 1st ग्रेड की मेहनत और कम हो गई। और जो प्रिंसिपल है वो पूरा दिन बैठेंगे और बैठ कर के कार्रवाई करेंगे, यानी उनके पद से ही उनको क्या मिल रही है, वो वैल्यू मिल रही है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और आपका रिस्क जो है वो घटता जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से ये एक समझने का तरीका है। तो सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय को लाल कॉलर के नाम से जाना जाता है कि ये रेड कॉलर है, और द्वितीय व्यवसाय को ब्लू कॉलर के नाम से जाना जाता है। ऐसे तृतीय व्यवसाय जो होता है ये गुलाबी या पीला कॉलर होता है, और ये होता है सफ़ेद, और ये होता है सुनहरा। आपने देखा होगा कि चतुर्थ व्यवसाय के जो लोग होते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहन करके रखते हैं, यानी उनके दाग भी नहीं लगता, यानी इतने प्लेन रहते हैं, वो इतने सफ़ेद रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कोई रिस्क नहीं होता इनके लिए। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलिए। आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं यहाँ पर बता देगी। यहाँ प्राथमिक व्यवसाय की क्रियाएं होगी, ये द्वितीय व्यवसाय हो गया, और ये तृतीय व्यवसाय की क्रियाएं होगी। जो सबसे पहले हम कहीं भी गेहूं को काटेंगे तो वो प्राथमिक व्यवसाय है। उस गेहूं को आटा चक्की तक जो लेकर के आएंगे वो तृतीय व्यवसाय में आएगा। और आटा चक्की में आकर के जो भी यहाँ पे पिसवाएंगे, जो चक्की होगी वो क्या कहलाएगी, द्वितीय व्यवसाय कहलाएगी। क्लियर, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। आर्थिक भूगोल के प्रतिरूप है, तो ये प्रतिरूप है इस प्रकार से, कौन कौन इसमें काम करता है ये बात होगी हमारे पास में। उसके बाद में आते हैं आर्थिक भूगोल के विकास क्रम का अध्ययन।
आर्थिक भूगोल का विकास क्रम, किस प्रकार से आर्थिक भूगोल सामने आया है। तो इसको ख़त्म करते हुए अब हमारा जो चैप्टर 1 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हालांकि यूनिट फर्स्ट जो है हमारे यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है आर्थिक भूगोल से संबंधित, अब आर्थिक संसाधन से संबंधित बात आ जाएगी। अभी आर्थिक क्रियाएं देखी, अब आर्थिक संसाधन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? देखो, संसाधन होता है रिसोर्स। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन इंग्लिश का वर्ड है रिसोर्स, जो कि बना है री प्लस सोर्स से, यानी दीर्घ अवधि का साधन। दीर्घ अवधि तक चलने वाला जो साधन होता है उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अब संसाधन के स्वरूप आगे कि संसाधन किस किस प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं और एक मानवीय संसाधन होते हैं। तो प्रकृति में जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं वो प्राकृतिक संसाधन है, और जो हमने बनाए हैं वो मानवीय संसाधन है। मानव के विचार हैं, संगठन है और श्रम है। ये मानव है, कौन सा है? ये मानवीय संसाधन है। जो भी हमने टेबल अगर बनाया है तो ये टेबल कौन सा है? ये एक श्रम के द्वारा बनाया गया है, तो ये एक कैसा हो गया? अभी मानवीय संसाधन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे कृत्रिम और प्राकृतिक होते हैं। अब देखिए जरा आगे, अब मानवीय संसाधन के पक्ष भी दे दिए आगे अलग अलग कि कौन से पक्ष हैं। बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी। प्रत्येक संसाधन का आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रकृति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक और एक मानवीय। फिर उसके बाद में उत्पत्ति कैसे हो रही है, संसाधन कैसे उत्पत्ति हो रही है उसकी, या तो वो जैविक है या अजैविक है, यानी कि वो या तो जीवित अवस्था में है या वो मृत अवस्था में है। तो जो जीवित अवस्था में वो जैविक है, जो मृत अवस्था में वो अजैविक है। फिर उसके बाद में वितरण या फिर उपलब्धता, उपलब्ध कैसे होंगे हमें वो संसाधन? सर्वसुलभ, हर जगह पे मिल जाएंगे। वायु है, पानी है, हमें हर जगह पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सर्वसुलभ है। जैसे पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम किस में आ जाएगा? दुर्लभ में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अद्वितीय, जिसका दूसरा है ही कोई नहीं है, तो वह अद्वितीय के अंदर आ जाते हैं। उपयोग के आधार पर उपयोग कैसे किया जाएगा? गुप्त रूप से किया जाएगा या उनका उपयोग नहीं हो रहा है, जो अभी तक गुप्त पड़े हैं, जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया। अप्रयोजनीय, विभव और प्रयुक्त, इन सबको हम आगे चल करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जैविक कौन कौन से होते हैं, अजैविक कौन से होते हैं। आप एक बार ही अगर इसको पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको ज़्यादा कुछ इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एक बार अच्छे तरीके से फ्रेश माइंड से इसको रीड कर लीजिएगा। और जितना आप एक वन वीक खरीदने पे जो पैसा लगाते हैं ना, उससे कम पैसे में आपका इसका प्रिंट भी हो जाएगा। और अगर आपको बाहर से कहीं से प्रिंट ना मिले तो आप हमसे यहाँ से प्रिंट ले लें। अगर आप फ़ोन मोबाइल में इसकी PDF के द्वारा नहीं पढ़ सकते ना, तो आप हमसे प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अधिकार के आधार पर विश्व का अधिकार है, राष्ट्रीय अधिकार है या व्यक्तिगत अधिकार है, यानी निजी है। तो इसमें ज़्यादा लिखने की बात नहीं है कि भी जो निजी है, कहने का मतलब कोई घर है तो वो आपका निजी, आपकी संपत्ति है, वो आपका संसाधन है। अब कोई गांव है तो वो किसका है? वो राष्ट्रीय है या राज्य स्तर का है, वो राज्य की संपत्ति है। ऐसे ही कोई महासागर है तो महासागरों पर किसका अधिकार है? किसी का अधिकार नहीं है, वो पूरे विश्व की संपत्ति है। ऐसा होता है। ठीक है, फिर आता है नवीनीकरण या पुनः प्राप्ति कैसे होती है संसाधन। इसके आधार पर अगर हम संसाधनों को देखें तो कितने प्रकार का है। एक होता है सस्टेनेबल रिसोर्स। सस्टेनेबल कौन से होते हैं? जैसे कि मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि कर उसे क्षरण से बचाकर दीर्घ काल तक उसमें उन्नत कृषि की जा सकती है। अब कृषि जो है, जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ होगी तो उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो यानी ये कैसा संसाधन है? मिट्टी कैसा संसाधन है? वो शाश्वत है। फिर आता है संवर्धनीय, यानी कि इम्प्रूवेबल, जिसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। बदल नहीं सकते, इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? लोहा है, अब लोहा जैसा मिलेगा वैसा ही मिलेगा, लेकिन हम लोहे की किस्म में थोड़ी उसकी गुणवत्ता को बदल सकते हैं। उसमें कुछ ना कुछ मिला करके उसको ज़्यादा कठोरता से हम उसे मुलायम कर सकते हैं या थोड़ा आसान उसके बनाया जा सकता है। तो उसे जैसे स्टेनलेस स्टील बनाया जा सकता है। ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं? गुणवत्ता में वृद्धि करके स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं। तो ये इम्प्रूवेबल हो गए, जिसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर होते हैं नॉन इम्प्रूवेबल, जिसमें कोई इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे हैं वैसे ही लेने पड़ेंगे अपने को, उनका प्रयोग वैसा ही लेना पड़ेगा। जैसे बहता हुआ जल है,
अब बहता हुआ जल है ना, तो अपन उसमें कोई काम नहीं, जैसा है वैसा ही अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। क्या आप बहते हुए जल को आप कह रहे हो कि सड़क की बांध बना करके रोक लेंगे, लेकिन पानी तो पीछे से बह रहा है ना, उसको आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो? क्या उसमें अगर वो पानी शुद्ध नहीं है तो क्या आप उसको शुद्ध कर सकते हैं? नहीं, वो तो बहता हुआ पानी है, जैसा आएगा वैसा ही चलेगा। सौर ऊर्जा, अब सूरज की किरणें आ रही हैं तो जैसी आएंगी वैसे ही पड़ेंगी ना। आप ऐसा तो नहीं कि पूरी विश्व पर छत बना दोगे, छत बनाने के बाद भी वो किरणें तो वैसे की वैसे ही आएंगी। तो इस प्रकार से है, जलवायु महासागर है। और एक होता है नॉन सस्टेनेबल, जो कि जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, जिनमें कोई हम जिनको लंबे समय तक नहीं रख सकते, वो कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सोना, ये सब होता है। फिर बात आती है संसाधन के संरक्षण की। संसाधनों का संरक्षण करना है, कैसे संरक्षण कर सकते हैं और क्यों हमें संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है, ये आप सब जानते हैं। क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम ये सब खत्म होते जा रहे हैं, तो इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। संरक्षण करना ही क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास, ये आपके सेकंड प्रश्न पत्र में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो सतत विकास कहते हैं कि संसाधनों का भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षण करना या उनके लिए बचा करके रखना और उसके लिए सही तरीके से संसाधनों का प्रयोग करना ही सतत विकास कहलाता है। ठीक है, तो ये संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? पदार्थों के उपयोग में बचत की भावना पैदा करना, पदार्थों के दुरुपयोग या बर्बादी को रोकना, तो ये सब बातें होती हैं, ज़्यादा मुश्किल बात इसमें नहीं है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने बनाई है आपके लिए, और मानोगे नहीं, वनविक सीरीज से हटकर के लैंग्वेज है। आप इस लैंग्वेज को मैच कीजिए वनविक के साथ में, आपकी लैंग्वेज बिल्कुल मैच नहीं होगी, और यही कारण होता है आपके नंबर कम मिलने का। एग्जामिनर देखते ही समझ आता है कि ये लैंग्वेज वनविक की है, और यहाँ पर जो आप लैंग्वेज देखोगे इसका वनविक से कोई लेना देना नहीं है, और आपको लगता है कि सर ने जो पढ़ाया था उसमें से प्रश्न नहीं आए, तो यहाँ पर आप सरासर गलत हैं। इसीलिए आप इन बातों को फॉलो कीजिए जिस तरीके से आपको क्लासरूम में बताया गया है कि प्रश्न के रूप में आप अपने आप को मत बदलिए, आप अपने रूप में प्रश्न को ढालिए। प्रश्न में क्या लिखा है उसके लिए आप याद मत करो कि उस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, नहीं, आप ये याद करो कि आपके पास जो चीज़ याद है, प्रश्न पढ़ो और प्रश्न को कहो कि मुझे तो ये याद है, मैं तो तुम्हारे लिए यही आंसर लिखूं। तो इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर सही जाएगा 100% गारंटी के साथ में। चलिए